नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। तो हमने डिसाइड किया कि इकोनॉमिक सर्वे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 14-15 क्वेश्चन जिसमें से आते हैं वो आपके लिए कराई जाए। और मैंने ये भी डिसाइड किया कि इसमें मैं आपको सीधी बात नो बकवास पास पॉलिसी के तहत फालतू की बातें कम करूंगा। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो डाटा आपको समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझा दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डाटा बहुत है, तो इसमें मैंने खुद ने जिम्मा उठाया है कि इस डाटा को याद कराना भी मेरा ही लक्ष्य है। आपके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट उससे पहले अगर आप लेक्चर देख लोगे तो उस लेक्चर में ही मैं आपको 4 या 5 बार उस डाटा को रिवाइज करा दूंगा, तो वो डाटा आपका याद हो जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है इसमें जो है वो डाटा को आपके लिए याद कराना। तो मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर और कॉन्फिडेंटली बोल देता हूँ, गारंटेडली बोल देता हूँ कि जो मैं इकोनॉमिक सर्वे करा रहा हूँ, अगर उस लेक्चर्स को ही आप 2-2 या 3-3 बार देख लेंगे तो निश्चित आप प्री एग्जाम में 14 से 15 सवाल वहां पे पाएंगे। तो प्रॉपर वे में इस चीज को फॉलो कर लेना। और जो डाटा मैं बता रहा हूँ साथ साथ में इसमें मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। इसमें जो अपना इकोनॉमिक सर्वे जैसा कि अपना गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा दिया है, उसने उसे 11 भागों में बांटा है, 11 भागों में बांटा है। तो मैंने भी उसी तरीके से 11 भागों में बांट करके इसे पढ़ाया है। हमने क्या किया है, ऊपर एक ओवरव्यू में उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है शॉर्ट में, एंड देन उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड 25, 30, 20, 16 जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सभी सवाल को मैंने जो है वो डिटेल में जो है वो रिवाइज कराया। तो ऑलमोस्ट आपका जो डाटा है वो 5 या 6 बार रिवाइज हो रहा है विद क्वेश्चन। तो कोशिश करना है ये प्रॉपर वे में इकोनॉमिक सर्वे फॉलो कर लेना। सो लेट्स मी स्टार्ट। आज अपना पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और पहला टॉपिक जो है वो वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य यानी मैक्रो डाटा आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में रिवाइज कराता हूं। आर्थिक समीक्षा सार 2020-21। देखिए, दो चीजें आप सुनते हैं, एक तो बजट, जिसको नाम तो सभी लोग जानते हैं कि बजट क्या होता है, कैसे होता है, सब लोगों ने सुना हुआ बजट का मतलब। उसके अलावा एक और निकालती है सरकार बजट से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा सार, इस तरीके से निकालती है। अब बजट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। बजट जो होता है, दो शब्द में आपको क्लियरली और दोबारा से अच्छे से डिफाइन करता हूं मैं ताकि आप रिवाइज कर सको। देखो, एक होता है बजट और एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा। ठीक है, बजट का मतलब है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जैसे मान लीजिए कि बजट जो प्रस्तुत हुआ 1 फरवरी को हुआ, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अगले आने वाले 1 साल में हम ये करेंगे, यानी अगले आने वाले साल के ये अनुमान होते हैं कि अब हम नई ये योजना लेके आ रहे हैं, इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब इस साल में जो है वो नई पॉलिसी लेके आएंगे जिससे जो है वो पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। इस साल में उद्योगों को बढ़ाने के लिए उद्योगों की नई पॉलिसी लेके आएंगे। गरीबों के कल्याण के लिए जो है वो हम गरीब कल्याण योजनाएं शुरू करेंगे। हम चिकित्सा सुधारने के लिए, चिकित्सा सेवा सुधारने के लिए हम जो है वो गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लेके आएंगे। ये अगले आने वाले साल के लिए प्रिडिक्शन किया जाता है। मुख्यमंत्री जी जो अपना भाषण देते हैं विधानसभा में, सेम अपना सेंट्रल लेवल पे जाए तो वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं वो भाषण देती हैं अपने संसद के अंतर्गत। तो बजट जो होता है वो आने वाले साल के लिए होता है। मान लीजिए कि अगर 1 फरवरी को जो है वो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है 1 फरवरी 2021 को, तो इसका मतलब हुआ ये बजट जो है वो 2021 और 22 का है। 21 का तो पूरा साल जा ही रहा है और 22 का जो है वो मार्च के 31 मार्च तक का है उसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है वो अगले 1 साल के लिए होता है। ओके, और इधर की बात करें, 1 फरवरी को जो है वो सेंटर में प्रस्तुत किया जाता है, राजस्थान में थोड़ा सा लेट किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो बजट से एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है और इसमें पिछले साल क्या क्या हुआ वो सब बोली जाती है। यानी मान लीजिए मैं आपको डेट फिक्स बता देता हूं एक बार। तो डेट फिक्स जो है वो 24 फरवरी को जो है वो अपना बजट प्रस्तुत किया गया था इस बार वाला। ठीक है, 24 फरवरी 2021 को अशोक गहलोत जी के द्वारा। एक फाइनेंशियल ईयर का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है हमारा इंडिया के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत, और ये 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ 24 फरवरी से जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 मार्च 2022 तक हम ये काम करने वाले हैं। ये बजट में होता है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि हमने पिछले साल जो बजट में घोषणाएं की थी उनमें से कितना काम कहां तक कर लिया, ये सब पिछले साल का होता है। यानी बजट जो होता है वो आने वाले साल का होता है और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है पिछले साल में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर ली।
और इसलिए जो है वो इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्ट डाटा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा प्रॉपर वे में फाइनल नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को जब प्रस्तुत करते हैं तो उससे 1-2 महीने पहले का डाटा होता है, तो इसलिए दिसंबर तक का डाटा ले लिया जाता है, दिसंबर 2020 तक का। जब भी आप देखेंगे पूरे इकोनॉमिक सर्वे में तो मोस्टली आपको लिखा पाएगा कि दिसंबर 2020 तक जो है इतने घरों का आवंटन कर दिया गया है, दिसंबर 2020 तक इतनी जो है वो ऊर्जा क्षमता अधिस्थापित कर दी गई, इतना इंस्टॉलेशन हो चुका है, इतना उत्पादन हो रहा है। तो दिसंबर 2020 तक का जो होता है, क्योंकि 1-2 महीने तक जो है वो सारे डाटा को संकलन करके उसे लिखने में ही निकल जाता है, तो ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 तक का। तो इसलिए ध्यान रखना है, बजट आने वाले साल के लिए होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है पिछले साल के लिए होता है, और उसमें एग्जैक्ट डाटा होता है। बजट में अनुमान होता है, अनुमान इस तरीके से होता है कि इस साल जो है हम टैक्स से इतना रुपए कमा लेंगे, अनुमान होता है, और इतने रुपए जो है वो इन चीजों में, इन योजनाओं में खर्च कर देंगे। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं बना दी जाती हैं। तो मेन जो होता है वो होता है फाइनल जो डाटा निकल के आता है वो इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आता है, इसलिए हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है। हमारा इकोनॉमिक सर्वे का, राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जो है वो शुरू किया, मतलब जारी किया जाता है। तो याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान जो जारी किया जाता है वो आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर। तो एक क्वेश्चन ये बन गया पहला, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है, जारी किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, अब ये पहला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन। तो एक तरीके से जो मेन डाटा है, ओरिजिनल डाटा है जो पिछले साल में घटित हुआ है, वो डाटा मैं आपके लिए एक ओवरव्यू में बताने वाला हूँ। इसमें से 2 सवाल पक्के होंगे आपके, यानी इस पहले लेक्चर यानी चैप्टर 1 में से आपके 2 सवाल प्री एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका सार हमारी टीम और हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल 11 चैप्टर होते हैं, 11 चैप्टर होते हैं। शुरुआत में उन्होंने चैप्टर का नाम दिए वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बोला आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, सारांश एट लास्ट में कराऊंगा मैं। उन्होंने सारांश जो है वो सबसे पहले दिया है, मैं एट लास्ट में कराऊंगा। पहले मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे दिखाई देता हूँ, ओरिजिनली इकोनॉमिक जो सर्वे है वो आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, ये आप देखिए, ये ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान है। पहला पेज इस तरीके से, आर्थिक समीक्षा 2020-21, ध्यान रखना 2020-21 का, ये पिछले साल का है। 20 में जो डाटा आया और 21 में फरवरी मार्च तक का, वैसे तो ओरिजिनली मार्च के 31 मार्च तक का आना चाहिए, लेकिन वो 24 फरवरी 23 फरवरी को जारी कर दिया, तो दिसंबर तक का ही लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा सार पिछले साल का है। बजट जो होगा, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो 2021-22 का है, ध्यान रखना है 2021-22 का है। ये हमारा प्यारा राजस्थान। अब ये पहला पेज है, उस पेज पे ही लिखा हुआ है, नीचे जो प्रकाशन करता है वो कौन है, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर राजस्थान। तो ध्यान रखना है, इस इकोनॉमिक सर्वे को जारी कौन करता है, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर राजस्थान। अब इसमें कुछ लिखे हुए हैं, जो कि डाटा लिखे हुए हैं, जैसे निरंजन आर्य जो हैं वो मुख्य सचिव हैं राजस्थान सरकार के, तो उन्होंने अपना कुछ प्राकथन लिखा हुआ है। निरंजन आर्य मुख्य सचिव हैं। उसके बाद में नवीन जैन जी हैं, तो नवीन जैन जो हैं वो शासन सचिव हैं आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के, तो वो ध्यान नहीं रखनी आपको उतना डाटा। बस सभी लोगों ने अपना अपने बारे में कुछ लिखा है कि हम ये कर रहे हैं। ओम प्रकाश बैरवा जी हैं, ये जो है वो निदेशक संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। बस आपको क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि कौन जारी कर रहा है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर राजस्थान, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर राजस्थान। 4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा कौन जारी कर रहा है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर राजस्थान, ये है। फिर इसमें इस तरीके से आगे आप देखेंगे तो शुरुआत में उन्होंने बोला हुआ आर्थिक विकास के मुख्य सूचक ओवरव्यू में उन्होंने 4-5 सारणियां दी हुई हैं। फिर उन्होंने शुरू में ही सारांश दे दिया इस पूरे आर्थिक समीक्षा सार का। मैंने क्या किया है कि इन 11 टॉपिक्स को कंप्लीट होने के बाद में जो है वो आपके लिए सारांश दिया है, ताकि ये पढ़ लें और सारांश कम टाइम में रिवाइज कर लें। फिर उन्होंने चैप्टर 1 दिया है, उन्होंने वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। दूसरा उन्होंने दिया है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। चलो मैं वापस आ जाता हूं अपने उस पे। तो ये ओवरव्यू मैंने उसमें दिखाया कि ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे कैसे है। उसमें पहले नंबर पे आर्थिक के मुख्य सूचक दिए हैं, जिसे मैं इस पहले लेक्चर में शामिल कर रहा हूँ। सारांश हमारा सबसे लास्ट में होगा। इकोनॉमिक सर्वे का दूसरा चैप्टर है वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। मैं जो आपके लिए जो भी टॉपिक कराऊंगा इसमें पूरे के पूरे कंप्लीट, वो आपके लिए एज ए रामबाण साबित होंगे, और आप उन्हें बस रिवाइज कर लेना 2-3 बार और आपका एग्जाम में जो है वो निकल जाएगा। देखिए मैंने इसमें क्या किया है, हर टॉपिक के साथ में लास्ट में क्वेश्चन जोड़े हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कराऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको रिमाइंड करा देंगे कि इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
थर्ड है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कंप्लीट है। औद्योगिक विकास कंप्लीट हुए। तो आप देखना सारी चीजें, आधारभूत संरचना का विकास, उभरता सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब देखो इस चीज को आप समझने की कोशिश करो तो ये चैप्टर भी डिजाइन कैसे किए हैं, आपको मैं चैप्टर डिजाइन करने का तरीका भी बता देता हूँ। चैप्टर डिजाइन ऐसे किए हैं, जब मैं आपको बोलता हूँ जीडीपी, ठीक, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी देश का या किसी भी राज्य का एक साल में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। थोड़ा सा टफ हुआ, समझेंगे, बट मैं डिजाइन करने वाली बात जीडीपी, एनडीपी और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है पहले ही, ये लेक्चर शुरू करने से पहले। बट उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इन्होंने डिजाइन कैसे किया। जब भी मैं आपको बताता हूं अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताता हूं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है अपना सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है तृतीयक। प्राइमरी में हम कृषि से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है, यानी जो हमें प्रकृति के द्वारा उत्पाद दिए गए हैं, कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में हम जो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ विनिर्माण करना, ठीक है, विनिर्माण करना। और तृतीयक सेक्टर में हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। तो उन्होंने किस तरीके से डिजाइन किया है, आप देखिए, पहला सेक्टर यहां उन्होंने ले दिया है, इस जगह पे आप देखिए, पहला सेक्टर तो यहां ले लिया कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। अब कृषि से रिलेटेड ही एस्पेक्ट जो कवर करने हैं, तो गांव में ही कृषि ज्यादा की जाती है, तो उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को साथ में ही ले लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को ही साथ में ले लिया, तो ऑलमोस्ट ये अपना जो है अर्थव्यवस्था का पहला सेक्टर कंप्लीट होता है। कृषि एवं गांव एक साथ में ही चलेंगे, तो कृषि और गांव उन्होंने एक साथ में ले लिए, तो पहला सेक्टर ये होता है। फिर उन्होंने बोला औद्योगिक विकास, मैंने बोला विनिर्माण, यानी द्वितीय सेक्टर यहां से शुरू हो गया। औद्योगिक विकास यानी उद्योग धंधे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो जो लेक्चर हैं ये अपना सेकेंडरी जो पार्ट होता है, जिसे हम विनिर्माण भाग बोलते हैं या द्वितीयक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बोलते हैं, उसके हैं, ठीक है। तीसरी बात मैंने बात करी सेवा, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की, तो तीसरा हुआ सेवा। और सेवा नॉर्मली ज्यादातर जो है वो आजकल शहरों में ही मिलती है। एक तरीके से हॉस्पिटल जो होते हैं, बड़े लेवल के एजुकेशन सिस्टम जो होता है शहरों में ही होता है, या मॉल्स या दुकान जो होते हैं वो सर्विस सेक्टर में ही होते हैं, तो वो भी जो है वो शहरों में होते हैं। तो सेवा सेक्टर के साथ साथ में उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो है वो शहरीकरण को भी शामिल कर लिया है। तो उभरता सेवा क्षेत्र और शहरीकरण एवं शहरी विकास यानी तृतीय क्षेत्र की बात कर ली गई है, यानी सेवा क्षेत्र की बात कर ली गई है। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सेवाएं, तो यहाँ पे सारी जो योजनाएं चलाई गई हैं उनकी रिगार्डिंग बात की गई है। और राष्ट्र में उन्होंने कुछ चीजें बोली हुई हैं कि ये वित्त के विकास के अन्य साधन क्या हो सकते हैं राज्य के, कोई यूजफुल नहीं है। सतत विकास गोल जो काफी यूजफुल है, मैं कंप्लीट करा चुका हूं, तो वो पूरा आप देखना, आपको एक सवाल उसमें से भी मिल जाएगा। तो ये कहानी किस तरीके से हुई, 11 टॉपिक भी याद हो गए आप, अगर आप याद करना चाहें तो 11 टॉपिक आपको याद हो चुके हैं। किस तरीके से याद हुए, पहली बात तो हमने बात की कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, कृषि गांव से रिलेटेड है, तो आपको ये पूरे 2 टॉपिक याद हो गए, ठीक है। उसके बाद में बोला मैंने द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग धंधे एंड उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो बोले उद्योग विकास एवं आधारभूत संरचना, ये भी जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया, यानी द्वितीय क्षेत्र हुआ। तीसरे में उभरता सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर और शहरीकरण को भी उसके साथ में जोड़ दिया है। फिर कुछ योजनाएं हैं शिक्षा स्वास्थ्य से रिलेटेड, गरीबी और उन सबसे उन्मूलन से रिलेटेड, साथ साथ में सतत विकास गोल से राज्य क्या प्रयास कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम की दृष्टि से, बट थोड़ा बहुत हम इसमें देख लेंगे, ओके। तो अब हमें समझना है कि ये कुछ चीजें हैं, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, आईआईपी क्या होती है, डब्ल्यूपीआई, ताकि ये लेक्चर जो है वो आपको आसानी से समझ पाए। इस लेक्चर में बहुत सारा डाटा है, एक्चुअली में बहुत सारा डाटा है, इस लेक्चर में बहुत ज्यादा डाटा है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो वो डाटा आसानी से आप याद समझ पाओगे। देखिए जीडीपी, मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। मान लीजिए कि एक गाँव है, ठीक है, ये गाँव, ठीक है, इस गाँव में 10 घर हैं, 10, अब मैं 5 ही बना रहा हूं, चलो 5 घर हैं इसमें, ठीक है। अब जीडीपी की परिभाषा क्या है कि किसी बाउंड्री यानी किसी सीमा क्षेत्र के भीतर, ये गांव की सीमा रेखा है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई, ये गांव की सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा के अंतर्गत एक साल में क्या नए उत्पाद और क्या नई सेवाएं बनी हैं, उन सब का अंतिम मूल्य, उत्पाद और नई सेवाएं जो बनी है उन सब का अंतिम मूल्य। मान लीजिए इस साल में ही, ठीक है, यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो है वो मिट्टी के, ये कुम्हार है, तो इसने मिट्टी के बर्तन बनाए, 10 मिट्टी के बर्तन बना लिए इसने, ठीक है, 10 मिट्टी के बर्तन बना लिए। और मान लीजिए कि 10 मिट्टी के जो बर्तन बनाए उनकी एक एक की कीमत है 10 रुपए, ठीक है, तो 100 रुपए का माल इसने बना दिया। दूसरे आदमी के जो है
वो एक तरीके से लोहे का काम करता है। तो इसने लोहे की कुल्हाड़ी बना ली और इसने 5 बनाई और ये 20-20 रुपए की है, 20-20 नहीं, ये 30-30 रुपए की है। तो इसने 150 रुपए का नया उत्पाद बना लिया है। ध्यान रखना, इसने 150 रुपए का नया उत्पाद बना लिया है। फिर उसके बाद में तीसरा आदमी ये क्या करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप है इस गांव में, तो इसने सॉफ्टवेयर बनाया 1 साल के अंतर्गत और उसे बेचा, सॉफ्टवेयर को बेचा। तो वो सॉफ्टवेयर इसने बेच दिया 1000 रुपए में, ठीक है, 1000 रुपए में उसने वो सॉफ्टवेयर को बेच दिया, ठीक है। तीसरे आदमी का हो गया। चौथे आदमी को शामिल करता हूं मैं। चौथे आदमी का कुछ भी, मान लीजिए एग्जाम्पल, खेती की इसने, और खेती में इसने जो है वो गेहूं उपजाया, और गेहूं को जब ये फाइनल बेच करके वहां पे आया तो इसको 1000 रुपए मिले, ठीक है, 1000 नहीं 500 कर लेता हूं, ठीक है। तो खेती में उसे 500 रुपए मिले उसे। और लास्ट में अंतिम बचा ये 5वां, इसे मैं शामिल कर लेता हूं कि इसकी दुकान है, ठीक है। ये दुकान में सेवा दे रहा है, एक्चुअली में ये नया कोई उत्पाद नहीं बना रहा है लेकिन सेवा दे रहा है, और इस सेवा के माध्यम से भी इसने जो है पूरे 1 साल में जो है वो 100 रुपए कमा लिए। तो क्या रहा इस पूरे गांव का जीडीपी, क्या रहा? ये 5 लोगों ने जो पांच लोगों ने जो उत्पाद और सेवाएं दी, उनका अंतिम मूल्य क्या रहा? ये होता है उस गांव का जीडीपी। अगर इसे मैं राज्य के लेवल पे ले आऊं, राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर राजस्थान के 6.86 करोड़ लोगों ने जो भी उत्पाद और जो भी सेवाएं बनाई हैं, उन सब का मिलाकर के क्या योग हो जाता है? वो जीडीपी हो जाता है। इसी चीज को मैं अगर इंडिया लेवल पे ले जाऊं तो इंडिया का भी यही होता है कि इंडिया की सीमा के अंतर्गत ध्यान रखना है, उस सीमा के अंतर्गत हो सकता है कि यहाँ पे आके कि ये पास के पड़ोस का गांव का आदमी है, बोले कि यार हमारे गांव में रहने की सुविधा नहीं है सही ढंग से, तो मैं यहाँ आके उत्पाद बना लेता हूं। अगर ये उत्पाद बना के 100 रुपए कमाता है या 100 रुपए का कुछ उत्पाद बनाता है, तो ये इस गांव की जीडीपी में शामिल हो जाएगा। इसके बाहर का भी आकर के अगर कोई कर रहा है तो भी जीडीपी में शामिल हो जाता है। कहानी समझ में आई? कोई निश्चित समय 1 साल ले लिया, उसमें जो भी उत्पाद और सेवाएं बन रही हैं उनका अंतिम मूल्य और उसको योग कर दिया जाए, तो वो उस क्षेत्र का, उस राज्य का या उस देश का जीडीपी होता है। आगे बात समझ में? मान लीजिए मैं इन 5 लोग नहीं, ये 6वां भी शामिल कर लेता हूं। ये 6वां जो है वो बाहर से आया हुआ है, तो इस 6वें लोग को भी शामिल कर लेता हूं। 5 लोग मैंने यहाँ पे बताए थे, इनको मैं एक बार समेकित करता हूं, इनका जीडीपी निकालता हूं इस गांव का, ठीक है। इस गांव का मैं जीडीपी निकाल के देता हूं आपको। इस गांव को आप राज्य भी मान सकते हो, इस गांव को देश भी मान सकते हो, ठीक है। पहले व्यक्ति यानी यहाँ पे जो कुम्हार था, उसके द्वारा 100 रुपए के जो है वो बर्तन बनाए गए थे, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा कुल्हाड़ी बनाई गई थी, जो लोहार था, उसके द्वारा 150 रुपए की जो है वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। तीसरा व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था, उसने 1000 रुपए के सॉफ्टवेयर बेच दिया था, ठीक है, डेवलप करके बेच दिया था उसने। चौथा व्यक्ति जो खेती कर रहा था, उसने 500 रुपए की जो है वो उत्पादन किया, ठीक है, 500 रुपए का गेहूं उत्पादन किया या सरसों उत्पादन किया। 5वां व्यक्ति जो दुकान चला रहा था, उसने 100 रुपए की बचत कर ली अपने आप में, ठीक है, 100 रुपए की सेवा उसने बचत कर ली। तो ये तो हो गई 5, और एक और व्यक्ति मैंने बोला कि 6वां व्यक्ति भी यहाँ आके अपना काम कर रहा था, उसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि बाउंड्री के अंदर कोई भी काम कर रहा है उसमें ये नहीं देखना है कि ये इस गांव का या बाहर का है। जब भी हमारे देश की जीडीपी की बात की जाएगी, तो मान लीजिए कि एप्पल ने गुड़गांव में अपना यहाँ पे एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है, तो एप्पल जितने भी उत्पादन बना रहा है वो जीडीपी, भारत की जीडीपी में शामिल होगा। टोयोटा कंपनी हो, हुंडई कंपनी हो, हीरो तो इंडिया की है, होंडा कंपनी हो, अगर बाहर की कंपनियां भी भारत में आके उत्पाद बना रही हैं, तो उनका जो अंतिम मूल्य होगा वो भारतीय जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो इनका अगर मैं जोड़ लूं तो कुल मिला के 200 और 1500, 1700, 1800, 1950 रुपए इस गांव का जीडीपी हो गया, ठीक है। ये हो गया इस गांव का जीडीपी 1950 रुपए, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ओनली, ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं लिए ताकि आसानी से समझ पाओ आप। तो 6 लोग हैं और 1950 क्या हो गया? इस गांव का जीडीपी हो गया। अब अगले साल की बात करते हैं। इस साल तो उन्होंने 1950 किया, अगले साल की अगर बात करें तो अगले साल में जो भी नए उत्पाद बनेंगे उनको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। जो भी नए उत्पाद बनेंगे, तो मान लीजिए अगले साल में उन्होंने उत्पाद बना के और फाइनल जो वैल्यू उनकी निकल के आई, टोटल जो वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई मान लीजिए 2400 रुपए, ठीक है। यानी पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ गया? पिछले साल की तुलना में वो जो है वो 450 एक्स्ट्रा बढ़ा लिए उन्होंने रुपए। परसेंटेज करेंगे तो 450
अपॉन 1950, क्योंकि पिछले वाले के ऊपर ही परसेंटेज निकाली जाती है। परसेंटेज करेंगे तो इस तरीके से निकाल के कि यानी एक साल में इतना परसेंटेज ग्रोथ कर लिया उन्होंने, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे इसमें हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये इसी में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको। जीडीपी क्या हुआ, अंतिम मूल्य उत्पाद और सेवाओं का किसी एक सीमा के अंतर्गत और एक निश्चित समय अंतराल में। अब परसेंटेज ग्रोथ समझ में आ गई कि एक साल में अब उसने कितना ग्रोथ कर लिया। अब मान लीजिए कि ये तो हुआ, पहला साल तो हुआ उनका 1950, ये तो पहले साल में तो जो है वो उनका जो टोटल जीडीपी था 1950, दूसरे साल में उनका जो टोटल जीडीपी था 2400, तीसरे साल में जब जीडीपी आया तो उनका 2900 निकल के आया। तो 2900 निकालेंगे तो फिर अब क्या करेंगे, दो तरीके से निकालेंगे। एक तो निकालेंगे करंट प्राइस पे, यानी पिछले साल की तुलना में निकालेंगे, ठीक है, और एक निकालेंगे बेस पे, जो शुरुआत में उन्होंने फाइनल किया है कि पहली वाली बेस हमारी राजस्थान सरकार या हमारी भारत सरकार डिसाइड करती है कि हम जो है वो बेस ईयर क्या रखेंगे, स्थिर कीमत क्या रखेंगे। स्थिर कीमत होती है कोई भी वस्तु की। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बोला ना कि शुरुआत में जब पहली साल में यहाँ पे 10 उसने कुम्हार ने कुछ बर्तन बताए थे तो 10-10 रुपए के रखे थे, लेकिन महंगाई बढ़ती है हर साल। तो मान लीजिए तीसरी साल बाद में तो वो हर बर्तन की कीमत 15 रुपए कर दिया, और 15 रुपए करेगा तो वो 150 और 150 रुपए के हो जाएंगे उसके। तो बेस ईयर पे यानी पहली साल में उन्होंने जो डिसाइड किया था उसके ऊपर परसेंटेज निकालना होता है, तो वो बेस ईयर होता है। और प्रचलित कीमत यानी प्रेजेंट में जो कीमत चल रही है उस आधार पे जो है उन्होंने कितना ग्रोथ किया, ये करंट जीडीपी ग्रोथ होता है। दो चीजें आपको हो गई, कंफ्यूजन तो हुआ होगा बट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, देखिए जीडीपी कोई एक सीमा रेखा, ठीक है, इसे आप राजस्थान मान लीजिए, इसे आप भारत मान लीजिए। इस सीमा रेखा के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के द्वारा जो भी उत्पाद और सेवाएं बनाई जा रही हैं उनका अंतिम मूल्य और उस अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है, अंतिम मूल्य, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बनाएंगे, अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाएगा, वो जीडीपी कहलाएगा। अब जीडीपी जो है वो हम दो बेस पे देखते हैं। एक तो देखते हैं करंट प्राइस पे, ठीक है, करंट प्राइस पे। तो करंट प्राइस के मतलब कि अभी जो वैल्यू चल रही है उस वस्तु की, उस आधार पे जीडीपी देखी जाती है। और एक देखते हैं हम बेस प्राइस पे, कि हम फिक्स करते हैं इस बेस प्राइस को, कि आज से 4 साल पहले का फिक्स कर लिया करंट प्राइस पे। मान लीजिए कैसे करते हैं, आज से 4 साल पहले चीनी की जो कीमत थी वो 30 रुपए पर केजी थी, मान लीजिए, ऐसे मान के चल रहा हूं, 30 रुपए पर केजी थी, ठीक है, और प्रेजेंट में वो 45 रुपए पर केजी है, पर केजी है। हमने इस साल जो है वो चीनी का उत्पादन किया है 100 किलो बस, ठीक है, 100 किलो उत्पादन किया, मान लीजिए छोटे इलाके में 100 किलो उत्पादन किया है, तो जीडीपी कितनी निकल के आएगी, अंतिम मूल्य अगर निकालना हो 100 इंटू 4500, तो इस तरीके से 4500 रुपए जो है वो जीडीपी निकल के आएगी चीनी वाले के आधार पे, ठीक है, ओनली चीनी मान के चल रहा हूं मैं। और अगर मैं बेस प्राइस ले लूं, बेस प्राइस कितनी थी, 30 रुपए पर केजी, बेस प्राइस कितनी थी, 30 रुपए पर केजी। तो बेस प्राइस ले लूं तो हमारा जो जीडीपी होगा, वो हमने उत्पादित तो 100 किलो ही किया है, इस साल 100 किलो ही उत्पादित किया है, तो हमारा जो जीडीपी होगा वो 3000 रुपए होगा। आगे बात समझ में। सरकार बेस प्राइस डिसाइड करती है कि उस साल का हमें बेस प्राइस रख के चलना है। मान लीजिए 2011-12, तो 2011-12 में चीनी की जो कीमत थी उसी का गुणा किया जाएगा इस साल कितनी चीनी उत्पादित हुई है उससे, और फिर जो है वो बेस प्राइस पे जीडीपी निकाला जाएगा। और करंट प्राइस का मतलब हुआ आज के समय पे जो प्राइस है उसके आधार पे जो जीडीपी होता है वो होता है करंट प्राइस पे। तो यहाँ पे मैंने जीडीपी की परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब मैंने बोला प्रचलित कीमतों पे, प्रचलित यानी करंट में जो कीमत चल रही है, करंट में जो कीमत चल रही है उन पे। दूसरा मैंने बोला स्थिर कीमतों पे। स्थिर कीमतों का मतलब क्या हुआ, बेस प्राइस हमने एक फिक्स किया था आज से 4 साल पहले का या 5-5 साल पहले का, उस बेस प्राइस पे क्या कीमत रहेगी ये। तो अब डाटा आ गया है। अब डाटा क्या आया है, आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे का बजट दिया गया, केंद्र सरकार अपना इकोनॉमिक सर्वे अलग लाती है, राजस्थान सरकार अपना लाती है। तो हमारा जीडीपी एट करंट प्राइस में बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी है वो है 195 लाख करोड़। कितना है, 195 लाख करोड़। और राजस्थान का जीडीपी की बात करें तो 9.57 लाख करोड़। ये किस पे है, करंट प्राइस पे, आज की कीमतों पे है, फिक्स प्राइस पे नहीं है। आज की जो वैल्यू है, अगर आज चीनी की कीमत 45 रुपए
पर केजी है तो उसका गुणा करके बनाया है। फिक्स प्राइस की बात की जाए तो सन 2011-12 के अनुसार निकालते हैं, और उस समय अगर चीनी की कीमत 30 रुपए पर केजी थी तो निश्चित सी बात है हमारी जो जीडीपी फिक्स प्राइस पे आएगी वो कम ही दिखेगी। ठीक है, तो इंडिया की जो फिक्स प्राइस पे जीडीपी है वो 134 लाख करोड़ है। 134 लाख और करोड़, इतने लाख में और फिर करोड़ करना है आपको। ठीक है, और राजस्थान की जो है वो 6.43 लाख करोड़ है। अब आपको ये भी देखना होगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है या गिरावट आई है। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, 2020 में मार्च में जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन के बाद में सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे, बहुत सारी सेवाएं बंद हो गई थी। तो उसके बाद में निश्चित सी बात है कि उद्योग धंधे ठप होंगे तो इकोनॉमी गिरेगी, डाउन ही होगी। तो हमारा इंडिया का जो जीडीपी इससे पहले था वो 203 लाख करोड़ था। कितना था? 203 लाख करोड़ था इससे पहले। इससे पहले कौन सी सन का होगा? अभी तो हम बात कर रहे हैं 2020-21 की। 2019-20 में हमारा इंडिया का जो था 203 लाख करोड़ जीडीपी था, और अब हम घट करके आ गए 195 लाख करोड़ पे घट के आ गए। तो हम जो है वो नेगेटिव ग्रोथ करी हमने, यानी गिरावट आई है हमारे में। कितनी गिरावट आई है? माइनस में 4.22% की। डाटा रटना पड़ेगा, और ये वाला जो मैप है मैं तो 10-20 जगह आपको दिखाऊंगा। तो कितना रहा? पहले 203 था इंडिया का, अब आ गया है 195 का। ठीक है, माइनस में 4.22 का जो है वो उसमें डाउन हुआ। राजस्थान की बात करें तो पहले जो था वो 9.99 लाख करोड़ था, और अभी जो है वो 9.57 लाख करोड़ है, यानी माइनस में 4 पॉइंट जो है वो 11% की गिरावट हुई। अगर मैं एक चीज अगर देखने की कोशिश करूं, यहाँ पे एक चीज क्या देखने की करूं कि इंडिया का तो है 195 लाख और राजस्थान का है 9.57 लाख। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑल इंडिया का जो जीडीपी है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, भाई ऑल इंडिया का जीडीपी उसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो आप अनुमान लगा लेंगे 9.57 अपॉन 195 इंटू 100, तब आपका निकल के आएगा 4.92%। यानी पूरे इंडिया को अगर हम 100 रुपए माने तो हमारे भारत के लिए हमारे राजस्थान ने 4.92 रुपए, यानी 4 रुपए और 92 पैसे हमारी राजस्थान के द्वारा दिए गए हैं इंडिया के जीडीपी में। आई बात समझ में? ओके, यहाँ पे अगर फिर बेस प्राइस पे देखें तो बेस प्राइस में इंडिया का 134 लाख करोड़ और राजस्थान का है 6.43 लाख करोड़। अब इनमें से कुछ भी आप जो है वो मिस नहीं कर सकते। ये डाटा आपको याद रखना होगा, ये वाला 5-6 बार पूछा जाएगा। देखिए ये 9.57 लाख करोड़ जो है वो हमारी राजस्थान की करंट प्राइस पे जीडीपी है, 9.57 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें जो गिरावट है वो 4.11% की है, माइनस में 4.11। और राजस्थान की बेस प्राइस पे कितनी है? 6.43 लाख करोड़, जिसमें माइनस 6.61% की गिरावट है। इंडिया वाला याद नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिया वाला नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाएगा राजस्थान की करंट प्राइस पे जो जीडीपी है वो कितनी है? 9.57 लाख करोड़, जिसमें पिछले साल की तुलना में माइनस में 4.11% की गिरावट हुई है। एंड राजस्थान की फिक्स प्राइस पे बेस प्राइस जो होती है सन 2011-12 की लेंगे, बेस प्राइस पे जो है वो 6.43 लाख करोड़ है, जिसमें माइनस में 6.11% की 61% की जो है वो कमी हुई है। आगे बात समझ में? तो ये जीडीपी का मतलब समझ आया, फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स बाउंड्री और फाइनल वैल्यू जो होती है। अब एक नया चीज और समझनी है आपको, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये कोई स्पेशल शब्द तो है नहीं, बट मोस्टली आपका जीडीपी से ही अनुमान लगवा जाता है कि इस राज्य के पास में कितना पैसा है। जीडीपी जिस राज्य की ज्यादा, देश की ज्यादा, वो ज्यादा अमीर। पैसे तो पता चल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है जीडीपी का फाइनल मतलब मैं आसान तरीके से समझाऊं ना, कि इस देश के पास में कितना पैसा है, बस अंतिम मूल्य निकालना है हमें, योग करना है उन अंतिम मूल्यों का। ऐसे कोई गांव है, उस गांव में बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े उनके पास में सारी सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं हैं सारी, और उस गांव को देखें और उसके पास में एक दूसरा गांव है, उस गांव में झुग्गी झोंपड़ियां हैं और ज्यादा बड़ी सुविधा है नहीं, गाड़ियां नहीं है, सिर्फ बैलगाड़ियों में रह रहे हैं। तो जिसके पास में ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा वस्तुएं, ज्यादा सेवाएं हैं, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा हो गई, और जिसके पास में ज्यादा वस्तु है नहीं उसकी जीडीपी डाउन हो गई। जीडीपी का मतलब होता है कितना पैसा है,
जिस गांव के पास में ज्यादा पैसा होगा उसके पास में ज्यादा वस्तु और सेवाएं देखेंगे, आसान सी बात है। ओके, महाराष्ट्र का जीडीपी हमारे ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, हमारे राजस्थान का जीडीपी दो ध्यान रखना है 9.57 लाख करोड़, ये करंट पे है। 6.43 ये अपना बेस प्राइस पे, ये तो मैं 50 बार बोलूंगा तो याद करना है आपको। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद नेट जीडीपी, छोटा सा आसान तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि जो वहां पे वस्तु बनाई जा रही थी कुम्हार के द्वारा, मान लीजिए कि ये कुम्हार के द्वारा कोई उत्पाद बनाया जा रहा था, उसमें 10 बर्तन बनाए थे उसने। ठीक है, 10-10 रुपए के बनाए थे। ठीक है, अब ये बर्तन तो रहे ही अगले साल, अगली साल उसने और बर्तन बनाए 5, लेकिन इन पिछले साल के जो बर्तन थे उनकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। यानी आज आपने एक मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल आपकी अगली साल आने वाली जीडीपी में जुड़ेगा ही, लेकिन उस समय तक उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है, उस समय तक उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है, तो वो मूल्य ह्रास हो जाएगा। तो जीडीपी में से आप मूल्य का ह्रास कर देंगे, बस कहने की बात ये। आज आपने आईफोन लिया, आईफोन 11 50,000 का लिया, अगर आप उसे एक साल बाद बेचने जाओगे तो वो आपका 30,000 में बेचेगा, तो यानी 20,000 रुपए का मूल्य ह्रास हो गया उस वैल्यू का। तो ये ध्यान रखना है कि जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो वो निकल के आ जाता है नेट डोमेस्टिक उत्पाद। ठीक है, नेट घरेलू उत्पाद। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी हम बोल रहे हैं, नॉर्मली देश के लिए बात करती है, और स्टेट के लिए बोलना हो तो स्टेट जीडीपी हम बोल सकते हैं, स्टेट जीडीपी। और अगर स्टेट नहीं लगाएं तो राजस्थान का जीडीपी सीधा सीधा बोल सकते हैं। थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होगा, भारत का जीडीपी, आपके किसी जिले का जीडीपी, इस तरीके से। अब जिले का जीडीपी जो मेजर नहीं किया जाता है प्रॉपर वे में, स्टेट का ही जीडीपी मेजर किया जाता है। एनडीपी समझ में आया? टोटल जीडीपी में से मूल्यह्रास, पिछले एक साल में उस वस्तु की वैल्यू डाउन हो गई है ना, वो घटा देना है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रचलित कीमतों पर राजस्थान, प्रचलित का मतलब होता है करंट, ठीक है, और स्थित मतलब बेस ईयर, ठीक है, बेस फिक्स प्राइस। तो बेस प्राइस पे और प्रचलित कीमतों पे राजस्थान का जो है वो 8.62 लाख करोड़। अगर मैं जीडीपी की पूछूं तुमसे तो जीडीपी कितना है प्रचलित कीमतों पे? अगर मैं आपके राजस्थान से जीडीपी की पूछूं, राजस्थान की जीडीपी कितनी है, तो आपको ध्यान कर पाएंगे करंट प्राइस अभी जस्ट बताया 9.57 लाख करोड़। कितना है? 9.57 लाख करोड़। उसमें से करीब करीब 100 लाख करोड़ घटने के बाद में 8.62 करोड़ क्या आ गया अपना एनडीपी नेट, जिसमें मूल्यह्रास हो चुका है। स्थिर कीमतों पे देखा जाए तो यहाँ पे 5.70 लाख है। स्थिर कीमतों पे अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो स्थिर कीमतों पे जो जीडीपी था वो 6.43 लाख करोड़ था। ठीक है, अब दो चीज तो डाटा प्रॉपर वे में याद कर ही लो, और कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी दो तरीके से, एक होगा करंट कीमत क्या है चीनी की 45 रुपए किलो, और एक होगा फिक्स प्राइस पे, यानी 2011-12 में कीमत क्या थी चीनी की, तो मान लीजिए उस समय फिक्स कीमत पे मैंने बोल दिया 30 रुपए किलो थी। तो करंट पे इंडिया का जो अपने राजस्थान का जीडीपी जो है वो 9.57 लाख करोड़ है करंट में, और फिक्स पे, क्योंकि फिक्स पे पुराने टाइम पे वैल्यू कम थी उस वस्तु की, तो निश्चित सी बात है ये वैल्यू भी कम रहेगी। तो 6.43 लाख करोड़ ये जो है वो राजस्थान का जीडीपी है बेस प्राइस पे, फिक्स प्राइस पे। ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये पूरा आपको याद रहना चाहिए हर कंडीशन में। इसे 50 बार देख लेना, 2 सवाल निश्चित हैं इसमें से। ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। ये वाला जो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है ना ये चार्ट, इसमें से 2 सवाल आपके बनेंगे प्री एग्जाम में। अब कैसे बनेंगे, क्योंकि ये डाटा जो है वो बहुत बड़ा है, तो इस आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बनेंगे। ओके, देखिए ये मैंने लिखा है स्टेट जीडीपी, अपने राजस्थान का जीडीपी टोटल इंडिया का 4.2% है। ठीक है, इंडिया का मैंने आपको कितना बताया था, वो ऑलमोस्ट जो है वो 203 लाख करोड़ से घट करके जो है वो कितना हो चुका था, वो हो गया था 195 लाख करोड़। 203 लाख करोड़ से घट के 195 लाख करोड़ हो गया। तो ऑल इंडिया का जो मैंने बताया था वो 195 लाख करोड़, हमारे राजस्थान का जो बताया मैंने 9.57 लाख करोड़। तो ऑल इंडिया के जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो 4.2% है, ये आप समझिए। ओके, अब इसे स्थिर कीमतों पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्रचलित कीमतों पे जो है वो नीचे लिखा हुआ है। प्रचलित यानी करंट पे, स्थिर यानी पुराने टाइम की, तो पुराने वाला तो मैंने पहले लिख दिया ताकि वो कम रहेगा। ठीक है, प्रचलित स्थिर कीमतों पे जो है वो 6.43 लाख करोड़। ठीक है, अभी 4 बार बता दिया और बताऊंगा 5 बार। और करंट पे 9.57 लाख करोड़, तो ये डाटा 2 याद होना है। बेस प्राइस पे 6.43 लाख करोड़ और करंट पे 9.57 लाख करोड़। अब मैं बात करूं बेस प्राइस वाले की, तो बेस प्राइस वाले में पिछले एक साल की तुलना में जो
वृद्धि होनी थी, बढ़ना चाहिए था 5%, 10%, वो बढ़ा नहीं है, घटा है। पहले की तुलना में वो घट करके डाउन होकर के आ गया है, और वो कितना डाउन हुआ है, माइनस में 6.61%। और इधर की साइड में अपनी प्रचलित कीमतों वाला कितना डाउन हुआ है, माइनस में 4.41%। बस अंतर क्या रहा प्रचलित और स्थिर कीमतों पे, यहाँ पे 2011-12 में कोई वस्तु की कीमत क्या थी उसके हिसाब से गणना की गई है। यहाँ पे इसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, उस वाले अगर मैं गांव वाले एग्जांपल की बात करूं, ये वाला गांव है जिसमें 6 लोग मैंने आपको बता दिए थे, एक बाहर का था उसमें, तो उन्होंने 1950 रुपए कमाए और उनसे एवरेज निकाला जाए प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, तो 6 का भाग दे देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगी। ऐसे ही टोटल जीडीपी जितनी है उसमें राजस्थान की जनसंख्या भाग दे देंगे तो उसकी प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे जो है वो 72,000 है, और ये पुरानी पिछले साल जो थी वो 78,000 थी, और इसमें माइनस में 7.7% की कमी आ गई है। शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद अभी बताया मैंने, एनडीपी यानी मूल्यह्रास कर दीजिए, तो ये अपना 5.70 लाख करोड़ है। ठीक है, 5.70 लाख करोड़ है। करंट की बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.09 लाख करोड़ है। पिछले साल जो है 1,15,000 प्रति व्यक्ति आय थी, जिसमें अभी गिरावट होकर के 1,09,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई है। शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 862 लाख करोड़ हो गया है। ये पिछले साल की तुलना में माइनस में 4.06% है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि हम जीडीपी को सेक्टर्स में बांट सकते हैं, क्षेत्रों में बांट सकते हैं, अर्थव्यवस्था को हम क्षेत्रों में बांट के पढ़ते हैं। तो जीडीपी के 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, जिसमें कृषि से संबंधित कार्य होते हैं। दूसरा सेकेंडरी, द्वितीयक, जिसमें उद्योग धंधे और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है वो सेक्टर होते हैं। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, जिसमें डॉक्टर, उसके अलावा अपना टीचर, उसके अलावा होटल, टूरिज्म, ये सब चीजें आती हैं जो दिखती नहीं है बट काम हो रही, नया उत्पाद नहीं बनता है उसमें। ओके, जो नया उत्पाद बनने का काम होता है वो नहीं होता है उसमें। यहाँ पे नया उत्पाद बनता है, ये वाले जो है प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, मैंने बहुत बार समझाया हुआ है इकोनॉमी वाले लेक्चर, और ये जो है वो सेवा क्षेत्र के होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। 29.45% ये एग्रीकल्चर का है, ठीक है, और 28.15% ये द्वितीय क्षेत्र का है, और 42.40% ये तृतीय क्षेत्र का है। इसमें जो पहला वाला जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर वाला, उसमें ही ग्रोथ हुई है, बाकी दोनों सेक्टर में जो है वो नेगेटिवनेस देखी गई है। ओके, ये हुआ अपना बेस पे, और ये हुआ अपना करंट वाले पे। 29.77 जो है वो एग्रीकल्चर है, 24.80 जो है वो अपना इंडस्ट्री यानी द्वितीय क्षेत्र है, और 45.43 जो है तृतीय क्षेत्र है। अब देखिए सर क्या दोनों ही याद करें, देखो दोनों याद कर लें तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। दोनों बेस प्राइस वाला और करंट प्राइस वाला याद कर लें तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप बोले कि नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है, दोनों नहीं करना तो ये वाला तो याद कर लो, इतना तो याद कर लो, इसमें से 2 सवाल निकल जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा है, ये करंट प्राइस पे कितना है राजस्थान का, 9.60 लाख करोड़ है। ठीक है, इसमें माइनस में 4.41% जो है वो गिरावट आई है, यानी जो ग्रोथ बोलेंगे तो उसे माइनस में 4.41 बोल देंगे। पर कैपिटा इनकम हमारे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 रुपए है। ठीक है, ऊपर वाले के हिसाब से देखें तो 72,000 है, पर ये वाला ध्यान रख लेना आप, 1,09,000 रुपए। ठीक है, पहले पिछली साल जो थी वो 1,15,000 थी, उससे गिर करके हम माइनस में 5.9% गिरे, तब 1,09,000 रुपए आई। हमारे राज्य का शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद है 8.62 लाख करोड़, जो पिछले साल की तुलना में माइनस में 4.06% डाउन हुआ है। ठीक है, और अगर सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर भी याद रखने हैं। पहला सेक्टर 29.77, पहला सेक्टर 29.77, दूसरा हुआ 24.80, तीसरा हुआ अपना तृतीय 45.43। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि पहले जो होता था वो पहले नंबर पे रहता था सेवा क्षेत्र, दूसरे नंबर पे रहता था उद्योग वाला, और तीसरे पे रहता था कृषि वाला। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बाकी में डाउनफॉल हुआ है और कृषि वाला जो बढ़ा है, इसलिए कृषि वाले ने सेकंड पोजीशन ले ली है। तीसरे नंबर पे कौन चला गया है, तीसरे नंबर पे चला गया अपना उद्योग, और पहले नंबर पे कौन सा है, सेवा, अकॉर्डिंग टू दी करंट प्राइस। करंट प्राइस के आधार पे ये है, और ये जो है वो अब दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, एग्रीकल्चर। तो याद कीजिए ये वाली चीजें, 29, 24 और 45। ठीक है, 29, 24, 45, ये डाटा कैसे भी कर लीजिए, 29, 24 और 45। ठीक है, 29, 24, 45, 29 पहला यानी कृषि, 24 दूसरा यानी अपना उद्योग,
और 45 यानी सेवा क्षेत्र। ठीक है, 24 वाले और 45 वाले में गिरावट रही है, 29 वाले में जो है वो 3% की ग्रोथ रही है, तभी कृषि क्षेत्र जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। ओके, सकल स्थायी पूंजी निर्माण हुआ है, एज ए डाटा याद रख लेना, हमारी ऑल जीडीपी का जो नया सकल स्थायी पूंजी यानी कैपिटल का निर्माण जो हुआ है वो 2.71 लाख करोड़ हुआ है, 2.71 लाख करोड़। ठीक है, ये ऑल जीडीपी का 27.20% है। ठीक है, डाटा के रूप में याद रखना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन हमारे राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 271 लाख मैट्रिक टन, और इसमें ग्रोथ हुआ है पिछले साल की तुलना में, इसमें ग्रोथ हुआ है 2% का। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इसका आधार वर्ष हम यूज करते हैं 2011-12, उसको 100 मान करके इसे रखा जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मतलब है उद्योगों से रिलेटेड जितने भी उद्योग धंधे हैं उनमें अब क्या ग्रोथ चल रही है या क्या डाउनफॉल चल रहा है। तो 2011-12 में मान लीजिए कि 100 रुपए वहां पे होते थे, तो वर्तमान में जो है वो 115 पे पहुंच गया है IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, ये अपना जो उद्योग क्षेत्र आएगा उसमें और अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में ये डाउनफॉल हुआ है, ध्यान रखना है आपको। पिछले साल ये था 126 पे और ये इस बार गिर करके 115 पे आ गया है। ठीक है, पॉइंट को भूल जाइए, पहली डाटा डिजिट याद रख लीजिए, पहले ये 126 पे था, अब 115 पे आ गया है। अब अगला बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक, और यहाँ पे एक जगह एक चीज और होगी, यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दो शब्द आते हैं, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI और WPI। ठीक है, एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई किराना स्टोर पे कोई भी सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए आप किराना स्टोर पे सामान लेने गए हैं, क्या सामान लेने गए? शैम्पू लेने गए, साबुन लेने के लिए गए। ठीक है, साबुन कोई लाइफबॉय कंपनी का या पतंजलि कंपनी का, पतंजलि का आप साबुन लेने गए। ठीक है, अब ये किराना पे जो पतंजलि का सामान खरीदा जाता है वो होलसेल में खरीदता है, वो एक साथ में 1000 साबुन खरीदता है, आप जो है वो एक साबुन लेने गए, आप कितना लेने गए? सिर्फ एक साबुन। किराना वाला जो है वो होलसेल में खरीदता है, होलसेल में। तो होलसेल देने के लिए होलसेलर होते हैं, और ये होलसेलर जो है वो कहाँ से लेके आते हैं? वो पतंजलि का जो स्टोर रूम है या पतंजलि की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से इकट्ठे 5000 या 10,000 लेके आते हैं। तो यहाँ पे दो कीमतें होती हैं, ये होलसेल में जब खरीदते हैं, मान लीजिए पतंजलि का साबुन उन्होंने 20 रुपए में खरीदा, होलसेल में कितने रुपए में खरीदा? 20 रुपए में उन्होंने खरीदा, और आपको जब बेचने की बारी आई तब उन्होंने ये 25 रुपए में बेच दिया। देखिए समझिए थोड़ा सा, होलसेल में उतना कितने का खरीदा उन्होंने? होलसेल में खरीदा 20 रुपए का, और आपको बेचने की बारी आई तब 25 रुपए का। तो यहाँ पे दो चीजें जो है वो महंगाई डिसाइड करने का काम करती हैं, एक तो होलसेल की प्राइस इंडेक्स और एक कस्टमर कौन है? हम। तो CPI, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, और इसी के आधार पे महंगाई का जो है वो डिसाइड किया जाता है। महंगाई तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, लेकिन यहाँ पे बीच में जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया ना किराने वाले का और इनका। तो महंगाई ओरिजिनली डिसाइड की जाती है, जिसपे हमारा और तुम पे भार पड़ता है, वो CPI के आधार पे डिसाइड की जाती है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। WPI भी जो है वो एक ओवरव्यू दिखाने के लिए कि अब यहाँ उत्पादन में कितनी वृद्धि हो चुकी है। उत्पादन में वृद्धि होना मतलब यहाँ पे लैंड, लेबर और बाकी चीजें महंगी हो गई हैं, कैपिटल, इसलिए यहाँ पे जो है WPI जो है वो ग्रोथ होता है। WPI ग्रोथ होता है, CPI ग्रोथ होता है, लेकिन CPI थोड़ा सा WPI से ज्यादा होता ही है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI इस समय जो है वो 330 पे है, और इसका आधार वर्ष ध्यान रखना, हमने 1999 और 2000 लिया गया है, यानी जो चीज 1999 और 2000 में 100 रुपए की आती थी और वर्तमान में वो 330 रुपए की आती है। थोक मूल्य बात कर रहा हूं, थोक मूल्य में ये। ठीक है, तो पुराने साल तो ये 310 था, इस बार जो है वो 330 हो गया है, इसमें ग्रोथ हुई है 6.54% की। तो ये एक तो आधार वर्ष याद रखना है इसका। ओके, ये मुद्रास्फीति सूचक है, एंड राज्य सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जो है वो इसे जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तु शामिल हैं, जिसमें से 75 वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र की हैं और 69 वस्तुएं जो उत्पाद की हैं और 10 ईंधन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना थोक मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष 1999-2000। अब मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी साथ साथ में बता देता हूँ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, साथ साथ में हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देख लेते हैं। CPI यानी कस्टमर प्राइस इंडेक्स।
तो ये पिछले साल था 144, अब बढ़कर के हो गया है 153। तो डाटा के रूप में कौन सा याद रखना है, 153। इसमें 5% की ग्रोथ हुई है। इसके 4 प्रकार होते हैं एक्चुअली में, सीपीआई को 4 अलग अलग तरीकों से डिसाइड किया जाता है। एक तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो लिया जाता है तो वो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है। वो उसका जो बेस होता है, उसका बेस ईयर जो होता है वो 2001 होता है। और ऑल इंडिया में 78 केंद्र हैं उसके, किसके, औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है उसके ऑल इंडिया में 78 केंद्र हैं। हमारे राजस्थान में जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में इसके केंद्र हैं। कृषि श्रमिकों के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो जारी किया जाता है, रूरल लेबर के लिए, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जो जारी किया जाता है उसे सीपीआई R&U बोला जाता है। तो 4 प्रकार का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। पहले वाले का जो बेस ईयर है वो 2001 है, और ये जो है वो सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये पहले तीन जो है वो सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑल इंडिया में 78 केंद्र हैं। राजस्थान में जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल एरा है इसलिए वहां पे भी रखा गया है। और चौथा जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो है वो दिल्ली से जारी किया जाता है। तो ये होता है उपभोक्ता सूचकांक। डाटा में कौन सा ध्यान रखना है आपको, 153 है एट प्रेजेंट, ठीक है। 153 में उपभोक्ता है। और थोक मूल्य सूचकांक कितना है, थोक मूल्य सूचकांक है 330। पावर आगे लेक्चर में आएगा तब आप ध्यान कर ही लेंगे, उसमें सारी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, तो आप देख लेना। सोलर की अभी जो इंस्टॉलेशन क्षमता है वो 5002 मेगावाट है, और उत्पादन जो हो रहा है 2178 मेगावाट। ओरिजिनली अगर देखा जाए ना तो वर्तमान में सोलर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 7000 मेगावाट तक की बढ़ चुकी है इंस्टॉलेशन में। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे डाटा में जो लिखा है उसी में से एग्जाम पूछा जाएगा। ओरिजिनलिटी अभी क्या है उस पर ज्यादा नहीं जाना है भाई। इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा है कब तक की, दिसंबर 2020 की। अब कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर का। कुल मिला के 10 महीने तो तुम्हारे निकल ही गए। 10 महीने में बहुत सारा बदल गया। अभी तो 7000 के आसपास में हो गया। करंट में अपडेट कर लूंगा, बाकी जो एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे वो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दिए जाएंगे। 5000 का जो है वो इंस्टॉलेशन क्षमता है, जिसमें से 2178 का जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। विंड की इंस्टॉलेशन क्षमता है 4337 मेगावाट, और जिसमें उत्पादन जो किया जा रहा है वो 3742, और बायोमास की 102 मेगावाट। अब ये कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी जगह 102 है, बहुत सारी जगह 120 है, तो 102 याद रख लेना या 120 याद रख लेना, ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको, ओके। उसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया था 7 मार्च 2020 को। अध्यक्ष सीएम होते हैं। क्या उद्देश्य है इसका, अपने मुख्यमंत्री जी को सलाह दीजिए आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए कैसे किया जा सकता है। तो इसमें कुल मिला के 25 लोग होते हैं। एक सीएम होता है, एक उनके साथ में मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है जो डॉक्टर अरविंद मायाराम जी हैं, और उसके साथ में 23 सदस्य होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया। वाणिज्यिक बैंक शाखा अभी ऑल राजस्थान में जो है वो वाणिज्यिक बैंक की शाख कितनी है, शाखा नहीं शाख, यानी क्रेडिट कितना है। बैंकों के पास में 3.43 लाख करोड़ रुपए जमा है बैंकों के अंतर्गत हमारे राजस्थान में, ओके। तो ये की डाटा हो गया। अब ये वाला ही याद रख लें तो काफी है, बाकी तो इसमें डाटा इतना सारा दिया है उन्होंने, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा किया हुआ है। बट मैं एक चीज तो याद करा के छोड़ने की कोशिश करूंगा आपको, और वो क्या चीज है, वो एक छोटा सा ही मैंने आपको बताया था, ये वाला मैप, ठीक है। ये वाला दोबारा देखिए, स्टेट जीडीपी स्थिर कीमतों पे 6.43, प्रचलित कीमतों पे 9.60, ठीक है। 9.60 नहीं 9.57, ठीक है, 9.57 है ये, ओके। प्रचलित कीमतों पे ये 9.57, ठीक है। एंड इसी पे बात करेंगे हम। माइनस में 4.41% जो है उसमें डाउनफॉल हुआ। एंड प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 प्रति व्यक्ति आय है, और शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 8.62 लाख करोड़ है, ठीक है। सेक्टर में बात करें तो 29, 24 और 45, ध्यान रख लेना, 29, 24 और 45। 29 में से 5 घटा दिए तो 24 हो गए, और ठीक है 45 तो आपको वैसे ही याद है 45, 50 में से 5 घटाए तो वो 45, ठीक है। एक डाटा ये याद रखना है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2.71 लाख है, लाख करोड़ है, लाख नहीं लाख करोड़ है, और पूरी जीडीपी का 27.20% है, ठीक है। हमारा आईआईपी जो है वो 115.67 है, 115 ध्यान रख लेना है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक 330 है, ठीक है। कौन जारी कर रहा है, राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जारी कर रहा है।
और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो 153 है, 153, ये डाटा भी ध्यान रखना है। ओके, अब ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान है उसमें से डायरेक्टली यहाँ पे लिया है, तो आप देख लीजिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है और किस किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला टॉपिक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी हमारे स्टेट का जीडीपी, स्थिर कीमत कौन से साल की, 2011-12 की, ठीक है। इन्होंने फिर साल दिया है, 2016 में कितना था, 17 में कितना था, 18 में कितना था, 19-20 में कितना था, बट ये तो हमें याद ही नहीं रखना है, क्या मतलब है, हमें देखना है स्थिर कीमतों पे 2020-21 में कितना है, 6.43 लाख करोड़, ठीक है, 6.43 लाख करोड़, यानी 6,43,222 करोड़ है, बट उतना ध्यान नहीं, 6.43 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पे यानी करंट कीमतों पे 9.57 लाख करोड़, प्रचलित कीमतों पे 9.57 लाख करोड़। ओके, देन नेक्स्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी ग्रोथ हुई, कितनी ग्रोथ हुई, स्थिर कीमतों पे तो ग्रोथ हुई है माइनस में 6.61 की, यानी पहले की तुलना में डाउनफॉल हुआ है, और प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ कितनी हुई है, माइनस में 4.11 की। तो ध्यान रखना है ये 6.43 ये पिछले साल की तुलना में माइनस में 6.61 डाउन हुआ है, और 9.57 ये पिछले साल की तुलना में माइनस में 4.11। पिछले साल जो था वो 999 लाख करोड़ था, 9.99 लाख करोड़ था, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ था, उसकी तुलना में अभी 4.11 गिरते हुए 957 हो गया है, ठीक है, 9.57 लाख जिसे बोल सकते हो, या 957,000 बोल सकते हो, ठीक है। एंड देन सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योग्यता, अब ये भी वो चीजें अभी थोड़ी देर पहले उस वाली मैंने बताई थी ना, कि कृषि का 29, ये किस पे, स्थिर पे 29, 28 और 42, ये भी आसानी से याद हो सकता है, इतना ज्यादा टफ है नहीं। देखो स्थिर पे 29, 28 और 42, और प्रचलित पे 29, 24 और 45, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर आ रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो मैंने आपको बताया था एनडीपी, तो ये 5.70 और 8.62 बताया था मैंने, 5.70 जो था बेस प्राइस पे, 8.62 बताया था मैंने आपको, और जो करंट प्राइस थी। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ये एक बताई थी मैंने 72,000 स्थिर कीमतों पे, और एक बताई थी मैंने 1,09,000 ये अपनी प्रचलित कीमतों पे बताई थी। ओके, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2.71 लाख करोड़ का जो है वो निर्माण किया गया। कृषि उत्पादन सूचकांक, ये डाटा दिया ही नहीं गया तो रहने दीजिए। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, 271 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका आधार वर्ष 2011-12 है तो 115 है ये। थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष जो है वो 1999 और 2000 है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि औद्योगिक आधार उत्पादन सूचकांक जो है उसका आधार वर्ष 2011-12 है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 और 2000 है, ठीक है। जो इस समय थोक मूल्य सूचकांक जो है वो 334 है, ठीक है। ऊर्जा क्षमता 21,836, ये ऊर्जा वाला एक पूरा लेक्चर है, उसमें पूरे तरीके से मिलेगी आपको। और बैंकों में कितना पैसा है, 3.43 लाख करोड़, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये डाटा है, देखिए भौगोलिक क्षेत्र हमारा एरिया कितना है राजस्थान का, 3.42 लाख। वैसे ये पूरा डाटा वैसे दूसरी जगह पे पढ़ चुके होंगे आप, हर जगह मतलब 5-6 जगह पढ़ चुके होंगे। अब मैं जल्दी से रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, चलो ठीक है। हमारे राजस्थान का एरिया 3.42 लाख करोड़ है, ऑल इंडिया का 32,87,000, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो हमारी राजस्थान की 6.86 करोड़ है और ऑल इंडिया की 121 करोड़ है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें जनसंख्या में तो राजस्थान में 21% ग्रोथ हुई और इंडिया में जो जनसंख्या ग्रोथ हुई वो 17% ग्रोथ हुई। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान में 200 है, 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और ऑल इंडिया में 382। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हमारे राजस्थान में जो है वो 24.9 है और ऑल जो इंडिया है उसमें 31% है। ऑल इंडिया में कितना है, 31% है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि चीजें और क्लियर हों। ओके, ये आप देखिए, आप शायद देख पा रहे होंगे प्रॉपर वे में। ओके, उसके बाद में एसटी का परसेंटेज राजस्थान में 17% है, ऑल इंडिया में 16% है। ये है अनुसूचित जाति यानी एससी का, और एसटी का राजस्थान में 13% है, ऑल इंडिया में 8.5% है। लिंगानुपात राजस्थान में 928 है, ऑल इंडिया में 943 है, ठीक है।
बाल लिंग अनुपात अपने राजस्थान में 888 है, ऑल इंडिया में 919 है। साक्षरता दर हमारे राजस्थान में 66% है, ऑल इंडिया में 73% है। साक्षरता दर पुरुषों में राजस्थान में 80% है और इंडिया में भी बराबर में ही है। साक्षरता दर महिलाओं में राजस्थान में 52 है और ऑल इंडिया में 64% है। ओके, उसके बाद में जन्म दर यहाँ पे 24 और इंडिया में 20। मृत्यु दर 5.9 और ऑल इंडिया में 6.2। शिशु मृत्यु दर ये है 37 और 32। मातृ मृत्यु दर 164 और 113 है, राजस्थान और इंडिया। जन्म प्रत्याशा हमारे राजस्थान में जीवन जीने के बाद शुरू होने के बाद में 68 साल की उम्र तक जीने की संभावना रहती है और इंडिया में 69 साल तक जीवने की संभावना रहती है। तो ये डाटा है, थोड़ा सा याद कर लें तो कर लेना, बाकी ये 50 जगह पढ़ चुके होंगे, आपको स्पेशली अलग से दिखाने की जरूरत थी नहीं मुझे, बट उन्होंने दिया है तो एक सवाल यहाँ से बनेगा, निश्चित सी बात है इसमें से बनेगा। ऐसे आप जनगणने वाले का हिस्सा मान लो या यहाँ का मान लो, वहां पढ़ लिया तो यहाँ मत पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ा है तो देखना, जनगणना में पढ़ लिया तो फिर यहाँ मत पढ़ो, पढ़ना जरूर है ये वाला डाटा। ओके, ये उन्होंने पहले पेज में लिखा हुआ है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार 2020-21 में 9.58 लाख करोड़ है। मैं 9.57 बता रहा हूँ तो 9.57 याद कर लेना या 9.58 याद कर लेना। ओके, अब ऐसे फिक्स मत कर देना सर 9.57 लिखा है 9.58 लिखा है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत किया करो, ठीक है। 9.57 याद कर लो या 9.58 याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो घरेलू उत्पाद जो है उसमें डाउन रहा है, वो प्रचलित कीमतों पे, करंट कीमतों पे माइनस में 4.92% जो है वो अच्छा ये क्या वो सकल दोबारा देखिए वर्ष 2020 में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू उत्पाद का कितना है तो 4%, मतलब ऑल इंडिया के जीडीपी का हमारे राजस्थान कितना परसेंटेज है 4.92%। कोविड महामारी के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था में माइनस में 6.61% की गिरावट दर्ज हुई। ये इकोनॉमिक सर्वे के पहले पेज पे लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। और फिर यहाँ पे उद्योग वार उन्होंने लिखा हुआ है 29, 24 और 45। मैंने याद तो करा दिया आपको, 29, 24, 45 याद हो गया, 29, 24, 45। और दूसरा वाला अगर देखें तो 29 और 28 और 42, ठीक है, 29, 28 और 42 दूसरा वाला जो मैंने बताया था स्थिर वाला, ये करंट वाला है। ओके, एंड प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 करोड़, 1,09,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय, करोड़ नहीं 9,000। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो 27.20% है। मैंने बताया था 2.74 लाख करोड़ के आसपास में। 2019 में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 310 था, जो 2020 में 6.4% की ग्रोथ से 330 हो गया। थोक मूल्य सूचकांक 330 हो गया और सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2019 में 144 था, जो 2020 में बढ़कर के 153 हो गया, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे डिवाइड की हुई है, देख लीजिए, ये वाला आप समझ लीजिए, ये वाला थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो वही चीज मैंने आपको बताई थी। इंडिया की जीडीपी 195 लाख करोड़, हमारे राजस्थान की करंट पे 9.57 लाख करोड़, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। कितना डाउनफॉल हुआ तो डाउनफॉल में आप जो है वो करंट पे तो माइनस में 4.11 हुआ और बेस पे हुआ 6.11 हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये रहा जीडीपी का, आप डिवाइड करेंगे सेक्टर वाइज तो बेस कीमत पे, बेस पे हुआ 29, 28, 42 और प्रचलित कीमतों पे 29, 24, 45। दोबारा देख लीजिए 29, 28 और 42 ये तो हुआ बेस कीमतों पे, और 29 और 24 और 45 ये हुआ करंट कीमतों पे, ठीक है, करंट पे। पर कैपिटा इनकम 109,000 वाला ध्यान रख लेना, 1,09,000 वाला ध्यान रख लेना। और इंडिया की अगर बात करें तो 126,000 प्रति व्यक्ति जो है वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो मैंने बता दिया था, एनडीपी जो बता दिया था वो आपको क्लियरली मैंने बता दिया था, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ओके, एंड ये पिछले साल की तुलना में कितना डाउनफॉल है वो दिखाया हुआ है। WPI मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसमें कितनी वस्तुएं, 154 वस्तुएं। और स्टेट जीडीपी वाला ये वाला मैप जो है मैंने 3-4 बार आपको दिखा दिया। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चनों से शायद क्लियरिटी आएगी। इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़े से गड़बड़ किए हुए थे तो मैंने इसमें कम क्वेश्चन शामिल किए हैं, बट मैं अभी क्या करता हूँ वो क्वेश्चन बाकी ऐड कर देता हूँ। आपके सामने जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना और रिवाइज करने की कोशिश करना क्या क्या चीजें मैंने बताई हुई थी। और ये वाला जो मैप जो है ये वाला
मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार आपके सामने मैं दिखा दूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ और इस तरीके से इमेज में ये वाली जीडीपी याद करना है कैसे भी करके। क्वेश्चन नंबर 1 इसे शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है, कौन सा गलत है? ओके, 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर, करंट प्राइस पे, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.92% है। मैंने बताया था आपको कि ऑल इंडिया की जीडीपी का राजस्थान का जो जीडीपी है वो 4.92% है। शायद इस वाले मैप में अगर है तो ये रहा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी जो है वो 4.92% है। ओके, तो ये पहला वाला तो सही है, इसमें गलत पूछा है, पहला वाला सही। 2019-20 में प्रचलित कीमतों पे सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.20% था। अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये भी सही है, ठीक है। बाकी इन्होंने गलती क्या की हुई है यहाँ पे क्वेश्चंस में, वो हमारी टीम के द्वारा जो भी है वो है 2019-20 जो है वो गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी सही है, ओके। एंड उसके बाद में तीसरा है 2019 में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जो था वो 310 था और 2020 में बढ़कर के 330 हो गया। बिल्कुल सही है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में अगला, राजस्थान का सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 में 144 था जो 2020 में घट करके 130 हो गया। ऐसा है क्या? नहीं, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ क्या था थोक मूल्य सूचकांक जो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये रहा आपका थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। पुराना था 310 और अब बढ़कर के हो गया 330। और यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने बोला है उल्टा, ये सामान्य उपभोक्ता मूल्य, अच्छा थोक का, ठीक है, थोक का तो सही है 310 से लेके 330, सामान्य उपभोक्ता की बात करनी है तो उपभोक्ता वाला देख लेते हैं। उपभोक्ता वाला भी मैंने करा रखा है ना यहाँ पे। उपभोक्ता वाला पहले था 144 और अब बढ़कर के हो गया 153। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है 144 से घटकर 130 नहीं, ये जो है वो 144 से बढ़कर के 153 हो गया, एक्चुअली में 153 हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये 144 से बढ़कर के 153 हो चुका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक 310 से बढ़कर के 330 हो गया है और सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो ऑलमोस्ट 27.20% है। कहाँ लिखा है मैंने इस लेक्चर में, ये लिखा, ये रहा, सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो 2.71 लाख करोड़ है और ये ऑल जीडीपी का 27.20% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सत्य कथन बताना है, ठीक है। कौन सा सही है इसमें से? एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जीडीपी क्या बोलते हैं। उन्होंने 3-4 पॉइंट ले लिए। उसने बोला है निश्चित अवधि, बिल्कुल सही है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, मौद्रिक मूल्य जो अंतिम मूल्य होता है। बोले पहली बात बिल्कुल सही बोल दी उन्होंने, ठीक है। जीडीपी का मतलब समझ में आ गया। प्रचलित कीमतों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। उन्होंने बोला प्रचलित कीमतों पे, तो प्रचलित कीमतों पे जो वास्तविक को विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी क्या इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के कारण महंगाई जो है वो एकदम ज्यादा दिख जाती है, कम दिख जाती है, इस तरीके से। तो हम बेस ईयर का भी यूज करते हैं, फिक्स ईयर का भी यूज करते हैं, तो प्रचलित कीमत जो है वो प्रॉपर नहीं दिखा पाता, इसलिए तो बेस ईयर वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं, दोनों चीजें रखते हैं। ओके, प्रचलित कीमतों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में 9.58 लाख करोड़ था, बिल्कुल बात सही है। और जो वर्ष 2019-20 में 9.99 लाख करोड़ था, बिल्कुल सही है। प्रचलित कीमतों की बात चल रही है। यह वर्ष 2019 में इतने परसेंटेज से बढ़ा था और 2020-21 में इतने परसेंट से गिर गया है, बिल्कुल बात सही है। तो उपयुक्त चारों सही, तीनों ही सही है। इसमें जीडीपी का मतलब समझ में आया। प्रचलित कीमत जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बेस ईयर वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। और प्रचलित कीमतों का डाटा है कि इस समय 9.58 लाख करोड़ है, पिछले साल जो था 9.99 लाख करोड़ था, और ग्रोथ डाउन कितना हुआ है, 4.11% का। ओके, अगला 2019-20 के अंतर्गत राजस्थान का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या रहा?
अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया है मेरे हिसाब से। पिछले सालों का डाटा आप याद नहीं रख सकते, ठीक है, पिछले सालों का डाटा उसमें दिया तो है लेकिन याद नहीं रख सकते। तो यहाँ पे 2020-21 का तो ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। 2020-21 के हिसाब से स्थिर कीमतों पे कितना है, स्थिर कीमतों पे 6.43 लाख करोड़ अभी तो बताया है, इस वाले में देख लीजिए आप, 6.43 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पे राजस्थान का जीडीपी, ठीक है। पिछले साल का जो था वो था आई थिंक 6.89 लाख करोड़, पर ये ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे उन्होंने 19-20 दिया जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ओके, या तो टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए किया है। अब मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इसमें तो डाल रखा है उन्होंने 19-20 का भी डाल रखा है। क्वेश्चन का अगर ओरिजिनली देखा जाए तो 19-20 का उन्होंने डाला हुआ है। 19-20 में बेस ईयर पे जीडीपी कितना था, 19-20 में बेस ईयर पे जीडीपी था 6.88 का, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन अगर दे रखा है 6.88 का तो वो सही है, 6.89 का दे रखा है ना, 6.89 का 88 89 जितना भी है तो सही है। लेकिन हमें 20-21 का ध्यान रखना है, 6.43, ये पिछले साल की तुलना में 6 कुछ परसेंट जो है वो डाउनफॉल हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। 2015-16 के दौरान स्थिर कीमतों पे 2011-12 पे सकल इतने परसेंट था, ये बात बोली उन्होंने। 2015-16 नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते ना, 2015-16 का रटो, 17-18 का रटो, नहीं कर सकते। अब इतना डाटा रटाएंगे तो मतलब मैं तो क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्रिप्स में क्रिप्स एक चीज बोल दी आपसे मैंने कि ये याद कर लो, आपके 2 सवाल यहाँ से बन जाएंगे बस, और तो कुछ नहीं कर सकते, इतना तो याद कर लो। ये वाला मैप याद कर लो, ये वाला, ठीक है। एक बार चलो फाइनली अब यही कर लेते हैं, इसको जाते जाते इसी को याद कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, ओके। देखो स्टेट जीडीपी का मतलब मैंने आपको समझाया कि जीडीपी किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत स्थिर सीमाओं के अंतर्गत निश्चित समय अवधि में जो उत्पाद और वस्तु हैं उनका अंतिम मूल्य जो होता है योग उसका किया जाए तो जीडीपी होता है। ऑल इंडिया का जो जीडीपी है उसमें हमारे राजस्थान का हिस्सा देखें तो 4.92% है, एक्चुअली में 4.92% है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ऑल इंडिया के जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा यहाँ पे उन्होंने दिया होगा, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सकल 4.92% है, ठीक है। तो 4.2% गलत लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे 4.92% है ऑल इंडिया में हमारे राजस्थान का। अब इसे 2 तरीके से देखना है, एक तो स्थिर कीमतों पे, एक प्रचलित कीमतों पे। स्थिर का भी 2011-12 का बेस है 6.43 लाख करोड़ है और प्रचलित पे 9.60 लाख करोड़ है, ठीक है। 9.60 लिख लीजिए, 9.57 लिखिए, ठीक है। 57 दिया तो 57 ने क्या लंप सम वाला डाटा याद कराता हूँ, प्रॉपर वे में रटाने का कोई मतलब भी नहीं है तो इसलिए 9.60 लिखा हुआ है। बट इसे आप जो है वो 9.57 या 9.58 कुछ भी कर लीजिए, 9.57 कर लीजिए, ओके। 9.57 लाख करोड़। इसमें डाउनफॉल कितना हुआ है अपना 4.41% का। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत कंफ्यूज किया है, मैंने भी उसे मुश्किल से समराइज करके डाटा दिया, कहीं पे कुछ परसेंटेज लिखा है, कहीं पे कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है, कुछ में एक महीने पहले का लिख दिया है, कुछ में 1 महीने बाद का लिखा है, तो कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम 1,09,000 करोड़ है, 1,09,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। और शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अपना 8.62 लाख, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। और सेक्टर अगर याद करने हैं तो 29, 28 और 42, 29, 28 और 42 ये है अपना स्थिर कीमतों पे, 29, 24 और 45 ये है अपना प्रचलित कीमतों पे। और 2 डाटा और याद करने पड़ेंगे, और 2 डाटा कौन कौन से याद करने हैं, एक तो याद रखना है आपको थोक मूल्य सूचकांक क्या है, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। एक सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना है 2.71 लाख करोड़ का, जो ऑल जीडीपी का कितना है 27.20%। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी जिसका आधार वर्ष 2011-12 है वो अपना कितना है 115 है। थोक मूल्य सूचकांक कितना है 330 है जिसका आधार वर्ष जो है वो 1999-2000 है, ठीक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो अपना 153 है। 3 डाटा याद रख लेने, उपभोक्ता वाला 153 और यहाँ पे थोक वाला 330 और इधर की साइड में औद्योगिक वाला 115 औद्योगिक वाला, उपभोक्ता वाला 330 और अपना यहाँ पे 153 जो हुआ वो हुआ अपना सीपीआई कस्टमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इन चीज़ों को, इन चीज़ों में क्या क्या मैंने बोली, 115
330 और 153। 115 किसका है? IIP, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, औद्योगिक मूल्य सूचकांक। 330 कौन सा है? थोक, ठीक है, और 153 कौन सा है? 153 है अपना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, ये डाटा है, और कुछ नहीं कर सको तो आप ये जो वाला मैंने बताया हुआ है यहाँ, ये वाला, इसे 4-5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आप देख सको, 2 क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे आपके। ओके, तो हमने आज जो टॉपिक किया है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन किया है। इसके बाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वाला है। इसके क्वेश्चन मत करना, यहाँ पे जो है ना वो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं कराए क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 2019-20 वाला पूछ लिया है। जो 20-21 वाले हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन यह देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। बोले प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन एवं कल्याण का सूचक है, बिल्कुल बात सही है। 2019-20 में 78,000 थी, जो स्थिर कीमतों पर थी राजस्थान में। 2019-20 में प्रचलित बुनियादी कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,15,000 रही राजस्थान में। 2019-20 में स्थिर कीमतों पे अकल बढ़ती है। अब यह उन्होंने 19-20 किया ना, ये गड़बड़ किया। ये 20-21 पूछा है तो 20-21 का ही धर लेते, ठीक है। अब ऐसे तो उन्होंने 6 साल का बताया, उतना डाटा कौन याद करेगा। बस इतना ध्यान रखना, 1,09,000 जो है वो करंट प्राइस पे है, करंट प्राइस पे है, और 78,000 जो है वो बेस प्राइस पे है। किसमें? 20-21 में। ये 20-21 में, यहाँ उन्होंने बोला है 19-20 की। 19-20 में 78,000, ये तो गलत बोला है उन्होंने, नहीं 72,000 है। यस, ये 78 सही है, 72,000 है। 72,000 जो है वो 20-21 में, और 19-20 में थी 78 से घट के 72 हो गई थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में राजस्थान में अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों का अनुमान है 2020-21 में, तो ये गिरावट हुई है। किस बात पे? स्थिर कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे। तो ये 78 थी पहले, और 78 से घट के 72 का अनुमान है, तो ये गिरावट हुई है। ओके, एंड 2019-20 में सकल पूंजी निर्माण, ये वाला ध्यान नहीं रखना है, ये इसका है शायद 2020-21 के हिसाब से। तो 2020-21 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले। थोक मूल्य सूचकांक, ये देखिए यहाँ पे मैंने रिवाइज ही कराया था 3-3, 4-4 बार आपको। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो 1999-2000 है, और औद्योगिक वाले का 2011-12 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप देखिए, थोक मूल्य सूचकांक वाले का कितना है? 1919 और 2000, 99 और 2000। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में अब ये 154 वस्तुएं हैं, जिनमें से ये बिल्कुल सही है। मासिक आधार पर ये ध्यान रख लेना है, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है WPI, वो पर मंथ जारी किया जाता है। ओके, ये 2019 में 310 था और 330 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, उपयुक्त तीनों ही सही है। क्वेश्चन देखना चाहें तो देख लेना, क्योंकि कंफ्यूजिंग ज्यादा है, बट एक जो मैंने वो बताया है ना, ये वाला जो फाइनली वाला, तो वो आप याद रख लेना। तो इस तरीके से आपका ये पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें डाटा ही डाटा था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा, लेकिन 2 सवाल बन जाएंगे। और 2 सवाल किस में से बन जाएंगे? 2 सवाल आपके ये 2 पेज है ना, इनमें से ही बन जाएंगे। इन 2 पेजों को आप प्रॉपर वे में रट लेना, ठीक है। इनमें से आपके 2 सवाल बन जाएंगे, ये वाला पेज और ये वाला पेज। 2 निश्चित सवाल इन 2 पेजों में से बन जाएंगे। ओके, आई थिंक ये कवर हुआ। एंड नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने प्राथमिक क्षेत्र का कृषि एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। तो वो रिवाइज करना, याद करना, PDF डाउनलोड करके इसे याद करना। धन्यवाद।